नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले भारतीय बाजार रेंज बाउंड ट्रेड में कामकाज कर रहे हैं। 17,500 के इर्द गिर्द मार्केट सुबह से ही कामकाज करते हुए लोअर एंड पर 17,442, अपर एंड पे 17,566, यानी करीब करीब आपको 100-125 अंकों के आसपास की रेंज दिखाई पड़ेगी, जिसके अंदर इंडेक्स फर्मली ट्रेड कर रहा है। अच्छा, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर अगर नजर डाली जाए तो वहां पर फ्लैट टू नेगेटिव टोन पे कामकाज। स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 1/4% नीचे, मिड कैप इंडेक्स भी 1/4% नीचे कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक जो कि हरे निशान में है, लेकिन फ्लैट टू पॉजिटिव टोन पर वहां पर कामकाज हो रहा है। तो एक फ्लैटिश मार्केट्स आज पूरे दिन हम देख रहे हैं। रादर पिछले 2 से 3 घंटे से मार्केट एक सीमित दायरे के अंदर ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इंडिविजुअली स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट में जरूर प्ले आउट हो रही हैं, लेकिन अदरवाइज मार्केट एक सीमित दायरे में ही। इंडिया विक्स करीब 3-3.5% ऊपर कामकाज करते हुए नंबर्स का इंपैक्ट या फिर नंबर से पहले जो स्टॉक्स का मूवमेंट है वो जरूर देखने को मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन ऑलमोस्ट आप मान लीजिए 45-55 की रेंज में, कहीं 1291 शेयर तेजी में, 1460 शेयर कहीं बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं, जिसमें भी आपको जो एफएंडो के करीब 78-80 शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी में है, और रफली 125 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज हमारे साथ बातचीत करेंगे राजेश पालविया, एक्सेस सिक्योरिटीज के। राजेश जी से हम बातचीत करेंगे उनकी इंडिविजुअल कॉल्स को लेकर, उनके मार्केट रीडिंग को लेकर, और साथ साथ एक सस्ते ऑप्शन के ऊपर भी उनसे बातचीत करेंगे। राजेश जी से बातचीत करने से पहले एक बारी ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर आएंगे, किस तरह की स्थिति अभी देखने को मिल रही है एटलीस्ट इंडेक्स फ्रंट पर। 17,500, 17,400, 17,600, ये 3 जो ऑप्शंस हैं उनके ऊपर आप नजर रखें। 17,600 में मेजर कॉल राइटर, 17,400 में बढ़िया पुट राइटिंग है, और 17,500 में मेजर कॉल और पुट राइटर्स का कंसंट्रेशन आपको दिखाई पड़ेगा। इसीलिए उसी रेंज के इर्द गिर्द ही मार्केट ±50 पॉइंट्स घूमता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक के केस में 38,000 के जोन्स में पुट राइटिंग है और 38,500 के जोन्स में कॉल राइटर है। 38,200 के जोन में भी आपको बढ़िया पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी। तो इंडेक्स यहाँ पर भी एक सीमित दायरे में 38,000 को एक बढ़िया बेस बना के 38,300 के आसपास पुट राइटर्स, और ऊपर के लेवल पर 38,500, 38,300 के जोन्स पे कॉल राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। हीट मैप की सिचुएशन क्लियरली आज मिक्स ट्रेंड दिखाएगी। हालांकि बियरिश साइड पे आप इसे मान के चलेंगे कि ज्यादातर फ्यूचर्स में 125 ऐसे शेयर हैं जो कि बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं, और करीब करीब 80 ऐसे शेयर हैं जो कि तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसी ट्रेंड के बीच में जो सिचुएशन है वहाँ पर टाटा केमिकल नंबर्स के बाद सिटी यूनियन बैंक, आईजीएल, ओबरॉय रियल्टी, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि तेजी में कामकाज कर रहे हैं। लॉन्ग बिल्डअप है, शॉर्ट कवरिंग है एस्कॉर्ट्स में, एनएमडीसी में, कमिंस में, गुजरात गैस में और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में, जहां पे कुछ हद तक शॉर्ट कवरिंग आज के सत्र में आपको दिखाई पड़ेगी। अनवाइंडिंग की सिचुएशन देखी जाए तो आज मेजरली जो प्रेशर मार्केट्स के अंदर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है वो सेलेक्टिव स्टॉक्स में से, एक तो आईटी में से, मिड कैप आईटी, एल&टी, इन्फोटेक, परसिस्टेंट सिस्टम्स, जेंसार, कुछ ऐसे नाम है जहाँ पे प्रेशर है। इंडिगो, अदानी पोर्ट्स, एस्ट्रल जैसी लिमिटेड ऐसे स्टॉक्स में कुछ हद तक बिकवाली है। संवर्धना मदरसन नंबर्स के बाद ईज आउट हुआ 5.5% नीचे। बलरामपुर चीनी, ग्रेन्यूल्स, डालमिया भारत और एमआरएफ नंबर्स के बाद 6% नीचे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो उम्मीद लगाता हूँ कि पटना का दौरा बहुत बढ़िया रहा होगा और थोड़े दिन तक के लिए शायद आपकी जो टूर प्रक्रिया है वो रुकेगी, और अभी कैसे देख रहे हैं आप मार्केट्स को? गुड आफ्टरनून सुमित जी। या बिल्कुल, पटना का इन्वेस्टर मीट काफी अच्छा रहा, काफी अच्छे रिस्पांस थे। अब थोड़ा सा रेनी सीजन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो अभी हम अगस्त में थोड़ा सा पॉज लेंगे। अगस्त एंड में वापस से हम अपनी जर्नी वापस स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टर मीट की। अब मार्केट की बात करें तो देखिए, मार्केट में जरूर यहाँ पे मार्केट रुकता हुआ दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर मार्केट को एनालाइज करें तो इतनी बड़ी तेजी के बाद यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेना एक नेचुरल प्रोसेस है मार्केट के लिए। और हमें लगता है कि यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग या सेक्टर रोटेशन या स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे होते हुए दिख रहा है, जिसके चलते इंडेक्स में एक थोड़ा हायर साइड पे दबाव है। बट हमें लगता है कि अभी भी यहाँ पे मार्केट के जिस तरीके से ब्रेकआउट पिछले कुछ हफ्तों में देखने को मिले हैं, ये डिप्स जो मिल रही है ये एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। निफ्टी में हम मान के चल रहे हैं कि 17,450 से लेके 17,400 ये एक अच्छा रेंज रहेगा। इस रेंज में जब भी मार्केट मिलता है तो यहाँ पे बाय करने की ही यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। हम यहाँ पे स्टॉप लॉस को जो ट्रेल किए हुए, लॉन्ग साइड के ट्रेल किए हुए हैं, हमारे स्टॉप लॉस अभी हैं 17,360 के आसपास। तो ये स्टॉप लॉस से हम डिप्स में बाय करने के लिए ही यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। अगर कोई डिप मिलेगी 17,400 से 17,450 की रेंज में, हम वहाँ पे बाय करेंगे 17,360 के स्टॉप लॉस से। अपसाइड की बात करें तो हमें लगता है कि निफ्टी में जो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जो प्ले आउट होते हुए दिख रहा है
टेक्निकली एज वेल एज डेरिवेटिव डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है 17,570 17,580 के जोन में। ये लेवल सरपास होगा तो फिर वहां पे 17,700 की तरफ मार्केट हमें बहुत जल्द बढ़ते हुए दिखेगा। बट हमें लगता है टाइम बीइंग के लिए ये रेंज को प्ले करना चाहिए। 17,580 के टारगेट के लिए डिप्स में बाय करने की सलाह रहेगी निफ्टी में। 17,400 के इर्द गिर्द आप खरीदारी करेंगे। 17,580 ये आपके लिए इमीडिएट टारगेट्स होंगे। थोड़ा बहुत मार्केट्स अटक सकता है 17,500 की रेंज में, लेकिन राजेश जी का सीधी राय है कि कोई भी गिरावट आप खरीदारी के लिए इस्तेमाल करेंगे। राजेश जी, निफ्टी बैंक आज स्लाइटली आउट परफॉर्म कर रहा है, तो क्या यहां पर भी बाय ऑन डिप ही रहेगा, क्या करें? तो रिलेटिवली बैंक निफ्टी में देखें तो अभी भी स्ट्रेंथ यहाँ पे बनी हुई है, और 38,000 इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक 38,000 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है तो हमें लगता है कि कोई भी छोटी मोटी वॉलेटिलिटी में डिप मिलती है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। बैंक निफ्टी के हमारे स्टॉप लॉस है 37,950 के। लॉन्ग साइड के ही ट्रेड हम यहाँ पे लेने की सलाह देंगे डिप्स में। और अपसाइड में हमें लगता है 38,650 एक इंपॉर्टेंट लेवल है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, और कल के सेशन के लिए भी। अगर वो लेवल को बैंक निफ्टी क्रॉस करता है 38,650, तो फिर नेक्स्ट टारगेट इसका 39,000 तक बनते हुए दिखेगा। तो बैंक निफ्टी में भी बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रखेंगे 37,950 के स्टॉप लॉस से। 37,950 ये स्टॉप लॉस लेकर आप बैंक निफ्टी में भी बाय ऑन डिप्स रखें, वो ज़्यादा बेहतर रणनीति है और सिचुएशन वाइज थोड़ा सा बेटर आज के बाजार में एटलीस्ट दिखाई पड़ रहा है। इंडिविजुअली राजेश जी, कहां पर लॉन्ग, कहां शॉर्ट? तो सुमित जी, पहला स्टॉक तो हमारा भारतीय एयरटेल रहेगा। स्टॉक में एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट हुआ है, रिजल्ट का रिएक्शन भी हमने देखा है कि स्टॉक में एक बाइंग का इंटरेस्ट बना हुआ है। जिस तरीके से स्टॉक के सेटअप प्लेस्ड है, हमें लगता है भारतीय एयरटेल में यहाँ पे 730 735 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। भारतीय एयरटेल बाय करने की सलाह है 700 रुपए के स्टॉप लॉस से। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो है बीईएल का। आज भी देखें तो ओपनिंग के बाद से एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। ओवरऑल इसके स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। जिस तरीके से स्टॉक में अब यहाँ पे 280 के लेवल को होल्ड आउट किया हुआ है, तो हमें लगता है कि बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को यहाँ पे बाय करना चाहिए। 285 के आसपास, 286 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं। इसमें अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 298 से लेके 305 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 280 का। जो तीसरा स्टॉक बाय करना है वो है डिक्सॉन। काफी समय से स्टॉक में एक करेक्शन यहाँ पे चलते हुए देखने को मिला था, लेकिन अगर हम देखें तो पिछले 3-4 वीक में स्टॉक में लोअर साइड पे एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना है, और स्टॉक में एक नियर टर्म रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली और वीकली सेटअप के हिसाब से होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में लोअर साइड से एक रिकवरी यहाँ पे बनते हुए दिख रही है, हमें लग रहा है कि ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन पे आते हुए दिख सकता है। 3890 के आसपास फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, इसमें बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें करीब 4,000 से 4,040 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब इसमें 3820 का। तो डिक्सॉन होगा हमारा तीसरा स्टॉक बाय करने के लिए। अच्छा, भारतीय एयरटेल, बीईएल और डिक्सन, 3 नाम हैं जहां पर राजेश ये तेजी की बातचीत कर रहे हैं। आप खरीदारी करके चल सकते हैं। भारतीय एयरटेल में टारगेट्स रहेंगे 730 के, 690 का एक स्टॉप लॉस आप यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स करीब 305 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे, 280 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। और डिक्सन टेक करीब 4,040 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे, 3820 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। ये 3 नाम आपको राजेश जी बताए हैं। राजेश जी से हम आगे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं। बातचीत करते हैं हम कंपनी के नंबर्स के ऊपर, जहां पर आईजीएल के नंबर्स आए हैं, इंद्रप्रस्थ गैस के, और कंपनी का मुनाफा करीब 16% बढ़कर 421 करोड़ रुपए हो गया। रेवेन्यू फ्रंट में भी करीब 33% के आसपास का जंप देखने को मिला है। बेटर साइड पे नंबर आए हैं। नंबर से बातचीत करने के लिए कंपनी के एमडी संजय कुमार सर हमारे साथ मौजूद भी हैं। संजय सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स के अंदर कई सारी चीज़ें थी, चाहे वो इनपुट कॉस्ट फ्रंट पर हो या फिर अदरवाइज रियलाइजेशन फ्रंट पर हो, थोड़ा बेटर साइड पर नंबर देखने को मिला। तो क्या की हाईलाइट रहे सर इस क्वार्टर के नंबर्स में? आईजीएल का जो वॉल्यूम है वो 7.89 मिलियन क्यूबिक मीटर पर डे था। वॉल्यूम मतलब गैस के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, जो कि पिछले साल के इसी क्वार्टर से 48% ज्यादा था। और सिक्वेंशियली जो है वो 3% ज्यादा है वॉल्यूम। और हमारा टर्नओवर जो है वो 3,519 करोड़ इस क्वार्टर में रहा, जो कि 157% ज्यादा है पिछले साल के इसी क्वार्टर से, और सिक्वेंशियली 33% ज्यादा रहा। और एबिटा हमारा 618 करोड़ पे रहा, जो 62% ग्रोथ है पिछले साल के इसी क्वार्टर से, और सिक्वेंशियली 23% का ग्रोथ है हमारे एबिटा में।
और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 421 करोड़ का इस क्वार्टर में रहा, जो कि हाईएस्ट एवर है हमारा आज तक का। सबसे ज्यादा 421 करोड़ का हमने क्वार्टरली प्रॉफिट शो किया है कल, और वो पिछले साल के इसी क्वार्टर से 72% ज्यादा है, और सिक्वेंशली 16% ज्यादा है ये बिट्टा, सॉरी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर भी काफी किया इस क्वार्टर में। 313 करोड़ का हमारा कैपिटल कैपेक्स है, जिसमें कि 4% का ग्रोथ है। और पिछले साल हमने सिक्वेंशियली हमने 489 करोड़ किया था, जिस तो ये 36% कम है कैपेक्स। लेकिन हमारा कैपेक्स नॉर्मली Q3 और Q4 की तरफ ज्यादा होता है, क्योंकि साल के अंत में प्रोजेक्ट्स जो है मटेरियलाइज करते हैं। तो ये हमारे हाइलाइट्स थे इस क्वार्टर के। अच्छा संजय सर, क्योंकि लास्ट क्वार्टर के अंदर एक बढ़िया बेनिफिट मिला था, जो कि जो गैस पूल था उसकी वजह से वहाँ पर थोड़ा कॉस्ट बेनिफिट मिला। तो क्या एक्सपेक्ट करें कि सेकंड हाफ में भी इसी तरह की सिचुएशन रहेगी, वहाँ पर भी इसी तरह के हम एवेन्यूज आते हुए देखेंगे? देखिए, दोनों प्रश्न के जवाब एक ही हैं। दुनिया में हर जगह गैस का दाम बढ़ता जा रहा है। जो गैस जो आपको ये पता होगा कि भारतवर्ष जो है 50% LNG इंपोर्ट करती है बाहर से। तो जो इंपोर्ट की LNG $10, $11, $8 की आती थी पर MMBTU, वो अब आ रही है $40, $45। कई बार लोग $50 की भी बात करते हैं, $30 की बात करते हैं। तो इस कॉस्ट के कारण जो टोटल किटी है गैस की, उसका दाम बढ़ता जा रहा है। ये एक कमोडिटी साइकिल है, एक सुपर साइकिल है ये गैस का, जो कि होपफुली बहुत ही शॉर्ट लिव्ड रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये 5 साल कंटिन्यू करेगा या 3 साल कंटिन्यू करेगा। ये कुछ क्वार्टर की बात है, 2-3 क्वार्टर तक ये इम्पैक्ट रहेगा। जो आपने दूसरी एक बात कही कि हमारी जो पूल्ड गैस की बात आपने कही है, पहले भी जो हम $6 की गैस हमें मिलती थी APM नॉन APM, उसके बाद हम उसमें RLNG मिक्स करते थे। हमारी मिक्सिंग उस समय भी 20%, 15%, 25% इस तरीके से रहती थी, डिपेंडिंग अपॉन डे। जिस दिन जितना डिमांड है उतना ज्यादा दूसरी गैस मिक्स करेगी, क्योंकि हम अपने कस्टमर्स को वेट नहीं करा सकते। हम कोई अपने CNG स्टेशन बंद नहीं करते, हम किसी के घर की सप्लाई कभी बंद कर ही नहीं सकते हैं। हमारी कमिटमेंट है पूरी सोसाइटी को कि ये चीजें मेंटेन करेंगे हम। तो उस समय भी हम महंगे दाम की RLNG इंपोर्ट या इंपोर्टेड RLNG खरीदते थे किसी किसी सेलर से। 7-8 सेलर्स हैं हमारे, उनसे हम खरीदते थे और मिक्स करते थे। तो टोटल दाम जो अभी $10.52 या $10.5 का जो प्रेस में आया है, वो दाम अभी भी उसके कंपैरिजन में ठीक ही है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा खराब है। जो कम्युनिटी साइकिल की मार हम सबके ऊपर लग रही है, उसको देखते हुए ये दाम काफी अच्छा दाम है। अच्छा संजय सर, लास्ट क्वार्टर में प्राइस हाइक कंपनी ले चुकी है एक बारी, तो क्या अभी की सिचुएशन सिनेरियो भी इसी तरह का है कि एक और प्राइस हाइक का स्कोप दिख रहा है, एक और प्राइस हाइक कहीं हो सकता है? प्राइस हाइक पहले जब हम कर रहे थे, उस समय पेट्रोल और डीजल के दाम और CNG के दाम में काफी अंतर था। आज हम 13, 14, 15 रुपए के अंदर में आ गए हैं। तो अगर हम लगातार इस तरीके से प्राइस हाइक करेंगे तो हमारा मार्केट परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हम कन्वर्जन रेट को मेंटेन करना चाहते हैं। हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि हमारी मार्केट, फ्यूचर की मार्केट भी हमारी जो है ना इंटैक्ट रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने आज दाम बढ़ा के 100 रुपए पर केजी कर दिया CNG का, और कल को लोग जो है वो गाड़ियां खरीदनी बंद कर दें या कन्वर्जन बंद कर दें। उसके बाद, क्योंकि जो जो एक कंज्यूमर हैबिट है, इसको तोड़ने में 3 से 5 साल लगते हैं। आप अगर स्टडीज पढ़ें तो एक बार लोग CNG से निकल गए हमारे मार्केट में, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा उनको वापस लाना। तो जो भी प्राइस हाइक के डिसीजंस हैं, उनको हम काफी एनालाइज करके काफी सोच समझ के लेंगे। अच्छा संजय सर, लास्टली, क्योंकि जो कंपनी का पहले से केपिक्स ईयर मार्क्ड है 6,000 करोड़ रुपए के आसपास, उसको अगर इंक्लूड कर दूं, या उसके अलावा जो कंपनी EV स्पेस के अंदर एक्सपैंड कर रही है, वहां क्या सिचुएशन सिनेरियो है अभी? हमारे कुछ स्टेप्स जो EV के बारे में हैं या डाइवर्सिफिकेशन के बारे में है, उनमें हमने काफी प्रगति की है। हम लोग एक मीटर के प्लांट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं अभी। EVs में 4-5 स्टेशन, हमारे चार्जिंग स्टेशन चल रहे हैं। हम शॉपिंग के ऊपर भी काम कर रहे हैं।
लेकिन अगले 3 महीने में इनके ऊपर कॉन्क्रीट रिजल्ट्स, हम कॉन्क्रीट इनिशिएटिव्स जो है वो मीडिया को बता पाएंगे। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, नंबर से बातचीत करने के लिए। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बेहतरीन नंबर्स पोस्ट करने के लिए और तमाम एक्सपेंशन प्लान पर चर्चा करने के लिए। राजेश सर, आईजीएल नंबर्स के बाद अच्छा रिएक्शन, 3.5% ऊपर कामकाज कर रहा है, क्या करना चाहिए यहाँ पे? तो सुमित जी देखिए, आज स्टॉक में जरूर एक अच्छा मोमेंटम बना, बट अगर इसको ओवरऑल एनालाइज करें तो अभी भी ये स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है। यहाँ पे इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है जो करीब 380-85 के जोन में है। जब तक वो रेंज को ब्रेकआउट नहीं होगा, हमें लगता है थोड़ा कुछ समय के लिए इसमें कंसोलिडेशन की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। लोअर साइड पे 360 और हायर साइड पे 385। तो हमें लगता है कि जिनके पास अभी आज जरूर एक मूव बना है, तो जिनके पास पोजीशन है वो अपने स्टॉप लॉस को 365, 366 की तरफ ट्रेल कर ले हायर साइड पे। अप साइड में अगर ये स्टॉक में मोमेंटम कैरी होता है और 378, 382 की तरफ आता है तो वहां प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। ओके, तो आपको रणनीति बताई गई है आईजीएल पे, नंबर से बातचीत की और उसके बाद रणनीति बता रहे हैं राजेश सर। राजेश सर, 2-3 नाम और, ऑटो एंसिलरी से एक मदरसन सुमी, संवर्धना मदरसन, यहाँ क्या करें, और दूसरा एमआरएफ, इन दोनों में क्या करना चाहिए? तो देखिए, मदरसन में तो आज काफी बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला। ऑलमोस्ट स्टॉक करेक्ट हुआ करीब 5% के आसपास, और जिस तरीके से स्टॉक ने अपने जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया थे 126 के, आज उसका ब्रेकडाउन होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है अगर ये 126 के नीचे कंटिन्यू रहा तो फिर नेक्स्ट इसका टारगेट बनता है करीब 118 से लेके 115 तक। वो एक इसके लिए मल्टीपल सपोर्ट एरिया होगा। तो हमें लगता है थोड़ा सा टाइम बिंग के लिए अवॉइड करना चाहिए। आज का जो सेल ऑफ है हमें लग रहा है थोड़ा और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 115-118 की रेंज में अगर ये स्टॉक अवेलेबल होता है तो वहां एक बार इसको रिव्यू करना चाहिए। एमआरएफ में अगर हम बात करें तो एमआरएफ का में भी आज एक काफी बड़ा करेक्शन या 5% के आसपास का एक फॉल देखने को मिला है। ऐसा देखा जाए तो हालांकि इसके लॉन्ग टर्म सेटअप तो इसके बुलिश है, लेकिन कुछ हफ्तों से देखें तो स्टॉक में एक हायर साइड पे जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो है एग्जैक्टली इसका 88,100 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। वहीं से ऑलमोस्ट स्टॉक ने एक करेक्शन लिया है। तो हमें लगता है करेक्शन थोड़ा एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। लोअर साइड पे 79,200, 300 के आसपास इसका एक मेजर सपोर्ट एरिया है। तो वहां तक अगर ये स्टॉक करेक्ट होता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। तो हमें लगता है थोड़ा वेट करें, स्टॉक में थोड़ा करेक्शन और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। अच्छा, शायद थोड़ा सा करेक्शन एक्सटेंड होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। राजेश जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे एक सस्ते ऑप्शन को लेकर और साथ ही साथ कुछ और स्टॉक्स पे भी चर्चा करते हैं। छोटे से ब्रेक के उस पर। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स में 17,519 का मौजूदा लेवल, यानी कि ऑलमोस्ट उसी रेंज के आसपास, रेंज के अपर एंड की तरफ मार्केट अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। राजेश जी, सस्ता ऑप्शन कौन सा आइडेंटिफाई किया आपने? तो सुमित जी, सस्ते ऑप्शन में जो स्टॉक आज आइडेंटिफाई किया हुआ है वो है L&T। काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बाइंग एक्शन आज के सेशन में बनते हुए दिखी, और जिस तरीके से स्टॉक अब 1850 के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है, तो 1850 के ऊपर जो ब्रेकआउट आज के सेशन में हुआ है L&T में, हमें लगता है ये मोमेंटम यहाँ से 1920 की तरफ L&T को लेके जा सकता है। तो हम यहाँ पे L&T पे बुलिश है और इसीलिए हम यहाँ पे 1900 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे। हमें लगता है जिस तरीके से L&T में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1900, 1920 तक के अपसाइड के टारगेट आएंगे, तो ये ऑप्शन के टारगेट आना चाहिए करीब 29 रुपए से 34 रुपए तक के अपसाइड के टारगेट इस ऑप्शन में आते हुए दिख सकते हैं। ये ऑप्शन का स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 16 रुपए के आसपास। तो 1900 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन L&T में बाय करना है 16 रुपए के स्टॉप लॉस से 29 और 34 के टारगेट के लिए। L&T 1900 की कॉल में आप खरीदारी करेंगे। 20 का मौजूदा स्तर है, 16 रुपए की रेंज में कहीं स्टॉप लॉस, लेकिन 29 और 34 ये दो टारगेट्स आपको राजेश जी दे रहे हैं। कैपिटल गुड स्पेस के नंबर्स अच्छे, इंडिविजुअल L&T के भी नंबर्स काफी अच्छे थे। ABB अपने रिकॉर्ड स्तरों पे ऑलरेडी है ही, कमेंस के नंबर्स थोड़ी देर पहले आए, वो भी बेटर साइड पर। और अब L&T बातचीत में ही ये कॉल अब 22 रुपए की रेंज में पहुंच चुकी है। 29 रुपए का पहला टारगेट और 34 रुपए का दूसरा टारगेट राजेश जी की तरफ से आज का सस्ता ऑप्शन जो आपकी स्क्रीन पर फिलहाल कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए और तमाम शेयरों पर अपनी रणनीति बताने के लिए। अच्छा, अब एक और अहम ट्रिगर जहां पर बाजार की नजर अमेरिका पर टिकी हुई है। आज शाम वहां महंगाई दर के आंकड़े आने हैं, इसके साथ ही ग्लोबल निवेशकों की नजर चीन ताइवान तनाव पर भी है। इन दोनों मुद्दों पर क्या सोचना है
येरडेनी रिसर्च के प्रेसिडेंट ईडी येरडेनी का आइए सुनते हैं। There was some possibility that it would be 50 basis points in the September meeting rather than 75. I think now everybody's kind of back to 75 basis points. When I say stop, I really mean pause. I think we're all going to look around to see the extent to which raising the Fed funds rate by 75 basis points has an impact. So I think they are going to pause for the rest of the year and focus on how this is all impacting the economy and the inflation rate. Let's keep in mind that the Fed is really just starting its quantitative tightening program of reducing its balance sheet, and that's equivalent to at least the 50 basis point hike in the Fed funds rate. And the dollar's been very strong, which is also equivalent to about 50 basis points. So I don't think the Fed's going to have to raise interest rates as high as some people think. तो आप सुन रहे थे ग्लोबल आउटलुक। किस तरह से विदेशी जानकार बाजार को लेकर अभी रुख रवैया रख रहे हैं, खासतौर से महंगाई फ्रंट पर और अमेरिकन मार्केट्स की सिचुएशंस को लेकर भी। एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के उस पार हम बातचीत करेंगे सास बहू सेंसेक्स के बारे में। मार्केट्स फिलहाल धीरे धीरे ऑलमोस्ट हरे निशान में आने की तैयारी कर रहा है। ब्रेक के उस पार सास बहू सेंसेक्स।